वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी एनडीए, निमसेट, मास्टर कैडर और चंडीगढ़ पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हाई वेटेज टॉपिक है मैथ्स में। और उसमें भी एक मेन टॉपिक आता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, प्रॉपर्टी बेस्ड है ना, सॉल्व करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा ट्रिक बेस्ड होता है। इफ़ यू नो द ट्रिक देन यू कैन डू इट फास्ट, राइट। सो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। हम यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक जाएंगे। बट आज के लेक्चर में हम पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। So we will start this topic with basic concepts and properties. Then we will move to the previous year questions. तो यहाँ पे probability distribution जो है वो mainly 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ बाइनोमियल, सेकंड इज़ पॉइसन, थर्ड इज़ नॉर्मल। ये जो फर्स्ट 2 हैं ये आपके पास आती हैं डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि जो नॉर्मल है वो आपकी होती है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस लेक्चर में सबसे पहले हम इन दो को कवर करेंगे और जो PYQs हैं वो भी इन्हीं 2 टॉपिक के रिलेटेड देखेंगे। ये वाला टॉपिक हम जो है वो अलग से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बायनोमियल से स्टार्ट करते हैं कि बायनोमियल में क्या होता है। सो जब भी किसी आउटकम के 2 ही पॉसिबल फैक्टर हों, यानी कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट की सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हों, एक सक्सेस एंड सेकंड इज़ फेलियर, कि या तो उसके सक्सेस ट्रायल हम पूछ लें या फिर वो फेल कितने टाइम्स हो रहा है ये चीज़ देख लें। तो जब भी आपके पास सिर्फ 2 ही आउटकम्स पॉसिबल होती हैं उसको आप कहते हैं बाइनोमियल ट्रायल। इसी को हम बर्नौली ट्रायल भी कहते हैं। सो जब किसी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास निकल के आएंगी कि या तो हम वहाँ पे सक्सेस दे सकते हैं या फिर हम वहाँ पे फेलियर देख सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आती है। इसमें हम सक्सेस को, प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की, उसको हम P से डिनोट करेंगे और जो कि फेलियर जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम Q से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी यही आ जाएगी कि इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 होगा। ये आपकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। नॉर्मल, यहाँ पे मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, यानी कि जो बाकी की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम आज तक करते आ रहे हैं, जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिक प्रोबेबिलिटी है, उससे आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले। तो जब हम किसी कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि वो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपके पास हेड आना चाहिए, सो दैट मीन्स अगर हमारे पास हेड आ रहा है तो वो एक सक्सेस ट्रायल है। बट अगर टेल आ गया देन इट इज़ काउंटेड एज फेलियर। तो कितने ट्रायल्स हो गए यहाँ पे। ट्रायल्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मैक्सिमम आप कितने भी यहाँ पे ले सकते हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेट इज सपोज एन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 10, 20, 30, 40 अप टू 100 से भी ज़्यादा ले सकते हैं हम, पर आउटकम आपके पास 2 ही रहनी चाहिए, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। तो जब आप एक कॉइन को फ्लिप करते हो तो वो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बाइनोमियल ट्रायल है। बट अगर हम एक डाइस को फ्लिप करेंगे यानी कि थ्रो करेंगे, तब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आती। जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तब हमारे पास
6 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई भी एक नंबर डाइस के ऊपर आ सकता है जब भी हम उसको फेंकेंगे। तो हमारे पास कितनी आउटकम्स आ रही हैं? 6 आउटकम्स आ रही हैं। तो ये एक बायनोमियल ट्रायल नहीं है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे पास 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब जब हमारे पास 6 आ रहा है तो वो हमारा सक्सेस काउंट होगा। बट अगर उनमें से कोई भी और नंबर आया तो वो किस में आ जाएगा? वो एक फेलियर हो जाएगी। अब 6 के कितने आने चांसेस हैं? एक ही बार आ सकता है आउट ऑफ 6। तो ये क्या बन गया? ये एक बायनोमियल ट्रायल बन गया, यानी कि एक बर्नौलीज ट्रायल बन गया। तो यहाँ पे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। अब एक बल्ब को अगर आप लेते हो तो उसको या तो आप ऑन कर सकते हो या ऑफ़ कर सकते हो। तो दैट मीन्स वहाँ पे भी आपके पास कितनी आउटकम आएंगी? 2 ही आउटकम्स आ रही हैं। तो अगर 2 ही आउटकम्स आ रही हैं तो ये भी क्या हुआ? एक बायनोमियल ट्रायल हुआ। एक और आती है एग्जांपल कि कोई अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन का आंसर किया, तो या तो वो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। तो उसमें भी आपके पास 2 ही ऑप्शंस आ रही हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो कितने ट्रायल्स तो कितने भी हो सकते हैं, बट आउटकम्स कितनी? आउटकम्स ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। सो ये भी क्या हो गया? एक बर्नौलीज ट्रायल हो गया, यानी कि बायनोमियल ट्रायल हो गया। सो आई होप आपको यहाँ तक बायनोमियल ट्रायल के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख। एक प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देख ली है कि P + Q जो है वो हमेशा क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि 2 ही आउटकम्स होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हर ट्रायल, ईच ट्रायल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक ट्रायल जो है वो दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करने वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करने। सो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि Q जो है वो 1 - P है। तो इसका मतलब बेसिकली Q क्या हो गया? Q आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉट P की, दैट मीन्स नॉट सक्सेस की, राइट। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास R सक्सेसेस गिवन हैं? कितने ट्रायल्स में? N ट्रायल्स में, इन N नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो उस केस में कैसे निकालोगे आप प्रोबेबिलिटी? तो आपको किसकी निकालनी है? R की, R सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो NCR सक्सेस की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जितने हमें चाहिए, जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें सक्सेस चाहिए, यानी कि R टाइम्स सक्सेस चाहिए हमें। और साथ में आ जाएगी फिर फेलियर, वो कितनी हो जाएगी? बाकी की N - R। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला आ गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं डायरेक्ट, जैसे कि मीन कैसे निकालेंगे हम? तो मीन को हम यहाँ पे म्यू से डिनोट करेंगे, जो कि होता है N × P, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सेकेंड आपको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा? NPQ, यानी कि जो मीन है उसको आप Q से मल्टीप्लाई कर दो। Q क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ पे हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो क्या हो जाएगा? आपको पता है रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो सिग्मा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा √NPQ। कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्या है कि
NP माइनस Q इज़ लेस देन मोड, और ये कम होता है NP प्लस Q। तो मोड की जो वैल्यू है वो हमेशा NP माइनस Q से बड़ी रहेगी और NP प्लस Q से छोटी रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मीन हमेशा ही बड़ा होगा वेरिएंस से, और इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए एटलीस्ट आर सक्सेस की, तो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यानी कि कम से कम आर तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है बट एटलीस्ट मिनिमम कितनी रहनी चाहिए, आर तो होनी ही चाहिए। तो उस केस में आपने समीशन निकालना है, सम कर देना है, के को वेरी करवा दो आर से लेके एन तक। सो एन सी अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, पी की प्रोबेबिलिटी के और क्यू की प्रोबेबिलिटी एन माइनस के। यही अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या जाए एट मोस्ट आर सक्सेस की, यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, आर हो सकते हैं। तब आपने एक्स लेस देन इक्वल टू आर निकालना है। फिर ऑब्वियसली बात है अब उससे कम भी हो सकते हैं, तो यानी कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, ज़ीरो से लेके मैक्सिमम कितना जा सकता है, आर तक, और ये बाकी वही एन सी के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के और फेलियर की प्रोबेबिलिटी एन माइनस के। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 90% ऑफ द पीपल जो हैं वो राइट हैंडेड हैं। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैम्पल, 6 लोग उठाने हैं रेंडमली, कितने में से, 10 में से, और वो कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो राइट हैंडेड होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास राइट हैंडेड आ गए तो वो हमारा सक्सेस है, अगर राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड आ गया तो वो हमारे पास फेलियर है। तो सबसे पहले पी क्या हो जाएगा, सक्सेस क्या हो जाएगी, कितने लोग राइट हैंड हैं, 90% आउट ऑफ 100%, तो कितना हो गया, 9/10 हो गया हमारे पास पी की वैल्यू। तो क्यों कितना हो गया, तो ऑब्वियसली बात है 10 में से 9 लोग राइट हैंड वाले हैं, तो एक जो होगा वो लेफ्ट हैंड वाला होगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एट मोस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, अब आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, सो समेशन के जो है हमारा 0 से लेके 6 तक जाएगा। अब कितने यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने रैंडमली लोग उठा रहे हैं, 10, सो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 10। यहाँ पे के, पी की वैल्यू 9/10, क्यू की वैल्यू 1/10, पी की पावर क्या आएगी, जो भी यहाँ पे के चल रहा है ना, और यहाँ पे एन माइनस के, और एन हमारे पास कितना 10, सो 10 माइनस के। अब हमने यहाँ पे इसको वेरी करवाना है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका था इसको निकालने का कि अगर आप ये निकाल लेते हैं कि उसने बोला था कि 6 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो हम उसका उल्टा निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 7 वाला केस लगा लेते हैं कि यहाँ तो 7, 8, 9, 10, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 ट्रायल्स हैं, तो वहाँ पे आप 4 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आप 6 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो कौन सा इजी है, 6 कैलकुलेट करना या 4 को कैलकुलेट करना। तो हमेशा पहले ये देख लेना कि कौन सा इजी है कैलकुलेट करना, तो ये वाला ज़्यादा इजी होगा कैलकुलेट करना। फिर उसको आप क्या करोगे, फिर आप 1 में से माइनस कर दोगे,
फिर आपके पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम इसको फर्स्ट मेथड से ही कर लेते हैं ताकि आपको एक बार क्लियर भी हो जाए। तो वैल्यूज़ में पुट करते करते सब में ही हम इस तरह से लिख लेंगे। तो मैं सिर्फ पी और क्यू की वैल्यूज़ ही पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे 9/10 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? 5/, यानी कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम कितनी चाहिए हमें? 6 तक चाहिए, तो हम 6 तक निकालेंगे हम यहाँ पे, और बाकी जो है वो फेलियर्स हैं। तो इस तरह से 1/10 और यहाँ पे 4। ध्यान हमेशा रखना कि यहाँ पे ये जो ऊपर की पावर्स होती हैं पी और क्यू की पावर्स, इनका हमेशा जो सम है, यानी कि जो भी ऊपर पावर्स है, पावर्स का सम हमेशा क्या आएगा? n के इक्वल आएगा। तो कभी भी n से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया जब आपने इसको पूरा कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कुछ PYQs कि कैसे करना है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका NDA और निमसेट दोनों एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर n = 6 गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे पास कितने हैं? 6 है। n की वैल्यू 6 है। p हमें पता नहीं है, बट 9 टाइम्स क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी लेनी है कितने पे? x = 4 पे, और वो इक्वल है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 पे। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हम पहले पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x = 4 का मतलब ये है कि हमें सक्सेस कितनी चाहिए? 4 चाहिए, ठीक है। तो 9 इंटू नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं? 6। c सक्सेस कितनी चाहिए? 4। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं पता, तो उसको p रखो। p की पावर कितनी? 4। अब q को q ना रखते हुए क्या लिखेंगे? 1 - p, और उसकी पावर कितनी आएगी? अगर ये 4 है, टोटल 6 है, तो इसको 2 होना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे इस साइड क्या आएगा? 6c2, क्योंकि यहाँ पे हमें सक्सेस कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो p की पावर 2 और 1 - p की पावर 4। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पे ये और ये डायरेक्ट कैंसिल आउट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि NCR इज़ ऑलवेज इक्वल टू NC n-r। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कॉम्बिनेशन की, तभी आपके लिए ये क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो पहला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, फिर p² है तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। सो 9p², 1 - अब देखो 1 - p है, 1 - p है, तो यहाँ पे 2 पावर है, वहाँ पे 4 पावर है, तो ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएंगे। तो इस साइड भी लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट उस साइड लिखें। तो ये आ गया 1 - p की पावर 2। इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लूँ बोथ साइड्स, राइट, तो ज़्यादा इजी रहेगा, और हमें पता है आंसर हमारा प्लस या माइनस में आने वाला है। पर क्योंकि यहाँ पे p एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? ओनली पॉजिटिव। तो यहाँ पर जाएगा 3p और इस साइड आ जाएगा 1 - p। तो p को इस साइड लेके आए तो यहाँ पे आ गया 4p = 1। तो p की वैल्यू आ गई 1/4, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा एक रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है, सम दिया है मीन और वेरिएंस का कितना? 15। हमें पता है सम क्या होता है? मीन और वेरिएंस का, यानी कि मीन प्लस वेरिएंस हमारे पास 15 दिया है। मीन क्या होता है? NP। वेरिएंस क्या होता है? NPQ। ये चीज़ 15 दी है, और दोनों की प्रोडक्ट 54 है, यानी कि NP ×
एन पी क्यू 54 है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्यू है, क्यू को भी हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 1 माइनस पी। पर चलो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक तरफ सम गिवन था, एक तरफ प्रोडक्ट गिवन थी। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद हो, कैसे लिखते थे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम क्या आ रहा है, रूट्स का। रूट कौन है, मीन और वेरिएंस, और प्रोडक्ट भी किसका है, मीन और वेरिएंस का। तो इसका मतलब जो भी हमारे यहाँ से अल्फ़ा बीटा आएंगे वो भी क्या है, मीन और वेरिएंस। तो हम पहले यहाँ पे यूज़ करके वो सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी बन गई एक्स स्क्वायर, सम कितना गिवन है 15, एक्स प्रोडक्ट कितना गिवन है 54। तो इन दोनों का रूट क्या आने वाला है, ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करके 15 आए बट प्रोडक्ट करके 54 है। सो 9 इंटू 6 54, और 9 प्लस 6 15 बनता है। दोनों नेगेटिव आएंगे तो यानी कि x माइनस 9 और x माइनस 6 आएगा, यही रूट्स आने वाले हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी x की 9 और एक हमारे पास आएगी 6। और हमने ऊपर प्रॉपर्टी में देखा कि मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो मीन कौन हो जाएगा 9, वेरिएंस कौन हो जाएगा 6। अब पूछा गया क्वेश्चन कि ट्रायल्स कितने हैं और p की वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, NP की वैल्यू आ गई है ना। अब वेरिएंस क्या होता है, NPQ, उसकी वैल्यू आ गई 6। NP की वैल्यू क्या है, क्योंकि मीन हमारा क्या था NP क्या है हमारा 9, 9 इंटू क्यू इज इक्वल टू 6। तो Q कितना आ गया हमारे पास, Q आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 के टेबल में। सो Q हमारे पास आ गया 2/3। तो इसका मतलब P हमारे पास क्या आ गया 1/3। तो P की वैल्यू 1/3, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बाकी हमें n को निकालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बट यहाँ पे आपके पास जो n निकल के आएगा, अगर आप इसको पुट करोगे P की वैल्यू को इसमें, तो P की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/3 है ना। n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपका n जो है वो 27 आने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू एक्चुअली में 27 होनी चाहिए थी, इसलिए तभी आपका ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 27 और p की वैल्यू 1/3। ये एक टाइपिंग एरर हो सकता है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 27 आनी है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका निमसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डाइस है हमारे पास, ठीक है। और आपको पता है 2 डाइस में कितनी आ जाएगी, टोटल 36 आपके सैम्पल स्पेस में आने वाले हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7, उसको आप सक्सेस मानोगे। यानी कि अगर आपके पास टोटल जो है वो 7 आ रहा है, सम जो है वो 7 आ रहा है दोनों डाइस का, ठीक है। दोनों को सम करके 7 आना चाहिए। यानी कि एक के ऊपर अगर A है दूसरे की B है, तो दोनों को ऐड करके 7 अगर बन जाता है तो वो आपका सक्सेस काउंट होगा। अगर नहीं आ रहा तो वो फेलियर है। तो कहता मिनिमम नंबर ऑफ थ्रोज बताओ कि कितने चाहिए हमें, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 सक्सेस, कम से कम कितनी सक्सेस चाहिए हमें, एक तो चाहिए, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी हो जाए 0.95 से। तो क्या कह रहा है ये कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक या एक से बड़ी, क्योंकि एटलीस्ट 1 सक्सेस तो उसने बोला ही है कि एक तो चाहिए ही चाहिए, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन बोला है 0.95 से। ये आपके पास गिवन है। तो क्या करोगे,
यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ट्रिक पता होनी चाहिए। अब आप ऑब्वियसली सैम्पल स्पेस बनाने नहीं बैठोगे कि कौन कौन से दो का सम जो है वो 7 आएगा। एक ट्रिक रहती है, वो मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। आई होप आप सबको ऑलरेडी वो पता होगी। सम जो है दो डाइसेस पे क्या रहता है, मिनिमम कितना होता है। मिनिमम आपका ऑब्वियसली 1,1 से स्टार्ट होगा, तो मिनिमम कितना हो गया सम इनका 2 हो गया। मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों 6 हो जाएंगे, तो मैक्सिमम आपका हो सकता है 12। ठीक है, तो इसी से बढ़ते हुए जाना है 2 3 4 5 6 7 पे यहाँ पे आना है, देन 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ पे कितने पेयर्स होंगे, ये वाले 1 होंगे जिनका सम 2 या फिर 12 होगा। कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे 1, जिनका 3 या 11 होगा वो होंगे 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे 5, और जिनका सम 7 होगा वो कितने होंगे 6। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है 6/36, क्योंकि सम कितने पॉसिबल हैं, जिनका सम 7 आने वाला है, क्या आएगी 6 केसेस हैं आउट ऑफ 36। सो p की वैल्यू होगी 6/36, और कैंसिल आउट करने पे कितना हो गया ये 1/6। तो q कितना हो जाएगा, अगर आउट ऑफ 6 एक ही प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, तो बाकी फेलियर हो जाएंगे ना। 1 - p कर लो चाहे, तो 5/6। तो p हमारे पास है, q हमारे पास है। अब n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है नहीं है, उसने वो पूछा है कि कितने हो सकते हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालने बैठूँ, कौन सी वाली, ये वाली, x > 1, तो पहले हम 1 2 3 4 5 6, हमें तो पता ही नहीं है कि हमने रुकना कहाँ पे है, क्योंकि हमें उसने बोला ही नहीं कि कितने सक्सेस एग्जैक्टली चाहिए या कहाँ तक जाना है। सो बेटर है कि हम क्या निकाल लें, हम <<1 निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या, कौन सी निकाल लें कि एक भी ना हो। उसने मिनिमम यही बोला ना कि मिनिमम एक होनी चाहिए, तो हम ये निकाल लेंगे कि एक भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। रहेगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमेशा 1 होती है। NC 0 और NCN इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, सो ये तो हो गया 1, और ये भी हमारे पास 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 × 1, और साथ में आ गया 5/6 की पावर n। तो 1 - 5/6 की पावर n शुड बी लेस देन 0.95, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, ये बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0.95। तो रीअरेंज कर लेते हैं, तो इधर 9.5 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 5/6 की पावर n। यहाँ पे क्या आ गया, तो ये आ गया 0. क्या जाएगा 0.5। अब 0.05 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 5/6 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे कि यहाँ पे ये जो 5/6 है पावर n है, ये छोटा हो जाए 0.05 से। अब हम यहाँ से इसको कैसे करेंगे, या तो हम इस पर लॉग अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर उसके लिए हमें log 5/6 और 0.05 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है
फिर तो हमारा डायरेक्टली वहाँ से हो जाएगा। बट अगर गिवन नहीं है फिर आप कैसे करोगे? फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करके चलेंगे, यानी कि पावर्स को ब्रेक करते हुए। कैसे? देखो 5/6 क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.83 ऐसे रिपीट हो रहा है। अगर आप इसकी 2 टाइम्स पावर करते हो तो वो हो जाएगा 25/36, और ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली जाएगा 0.7 के आसपास। तो जब आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो बेसिकली इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.49। तो 0.49 किसके अप्रॉक्स है? 0.5 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पे पावर 4 कर रहे हो, पावर 4 जब चल रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ का जो बंदा है, ये जो है, ये अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली जो है उसका हाफ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा के चल सकते हैं। तो इसका मतलब पहले 4 स्टेप पे ये 5 हो गया, अगले 4 स्टेप पे यानी कि 4 + 4 8 पे ये भी हाफ हो जाएगा, तो यानी कि 0.25 के अराउंड हो जाएगा। अगले पे जब ये फिर से 4 होगा यानी कि 12 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये 8 हुआ था, कन्फ्यूजन ना हो जाए ऐसे, इसलिए दोबारा ले देती हूँ। यहाँ पे जब हमने 4 स्टेप्स और किए तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गया। आगे फिर से 12 स्टेप्स होंगे, तब जाके इसका भी हाफ हो जाएगा। तो 0.25 का हाफ यानी कि 250 का हाफ 0.125 यानी कि 125। अगले 4 स्टेप और होंगे यानी कि 16 होगा, तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली 0.06 पे चला जाएगा ये 25। अब अगले 4 करेंगे तो इसका हाफ जाएगा, तो यानी कि 20 पे जाने पे ये क्या हो जाएगा? 0.03 के अराउंड हो जाएगा। बट हमें कितना चाहिए था? हमें चाहिए 0.05। तो 20 तक तो जाने नहीं वाला, 19 के पास भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास 4 के अराउंड आ जाएगी। तो इससे हमें सिर्फ हल्का सा पुश चाहिए, थोड़ा सा पुश चाहिए, क्योंकि 0.6 तक तो हम पहुँच ही गए, तो 5 तक चाहिए। तो एक ही वैल्यू आपके पास रह जाएगी, कौन सी वाली? 17 वाली। 15 आएगी नहीं, 21 पे हमने जाना नहीं, सिर्फ इन दोनों में से डिस्कार्ड करना था। चेक करके करना है, ऐसे करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लॉग आता है, वेल एंड गुड है, गिवन है तो और अच्छी बात है। अब ये क्योंकि निमसेट का क्वेश्चन था, उसमें ट्रिक्स वाले क्वेश्चन कम रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट हर अप्लाई हो रहा था, इसलिए अच्छे से रिवीजन हो रही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मीन आपके पास 4 गिवन है, वेरिएंस 3 गिवन है, तो मीन यानी कि NP 4, वेरिएंस NPQ 3। पूछा क्या गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस, यानी कि आपका मीन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो ये आ जाएगा एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नहीं पता, तो यहाँ पे NP की वैल्यू पुट कर दो, तो 4 × Q = 3, तो Q कितना हो गया? 3/4, ये फेलियर होगी। तो सक्सेस कितनी होगी? 3/4 फेलियर है, तो एक चांस हो गया सक्सेस का, तो P की वैल्यू 1/4। अब P जब आप यहाँ पे 1/4 पुट करोगे तो N × 1/4 = 4, तो यहाँ से आपके पास N कितना आ गया? 16। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हो गए? 16। सो NCR यानी 16C, R कितने हैं? 2, P की वैल्यू 1/4, और कितने चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी सक्सेस की? एग्जैक्टली 2। फेलियर 3/4, और कितने रह गए? टोटल 16 है, 2 सक्सेस में हो गए, तो फेलियर में बाकी रह गए 14।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 14 हो जाएगा और नीचे 4 की पावर 14 + 2 16। तो 4 की पावर 16। आपके जो भी ऑप्शन होगी वो इसी से रिलेटेड होगी, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई और किया होगा, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो जैसे भी आंसर में ऑप्शंस होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से और प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज़ करें। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हो दैट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच।